हेलो स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम। जब भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक का नाम सुनते हैं तो कहते हैं सर हम तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के साथ साथ आपको इसकी नॉलेज पर पूरा यकीन होना चाहिए। और जिस तरह से इसके फॉर्मूले, इसके थ्योरम्स, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, एक तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, दूसरा इसमें लॉगरिथम की जो प्रॉब्लम है और इसमें वेराइटी ऑफ केसेस बनते हैं, उस वजह से स्टूडेंट आयनिक इक्विलिब्रियम को दूर ही रखना चाहता है। लेकिन जो हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उसमें अक्सर देखा गया है, यदि हमें बेसिक लेवल का आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तो बेहतर है कि हमारा क्वेश्चन करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो राय तो ये है कि इसे छोड़िए तो नहीं, क्योंकि ये आपको बाकी जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या और किसी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा काम तो आता ही है। तो एक बार इसको देख लेना ज़रूरी है और फिर जैसी रही परिस्थिति एग्जाम में देखिएगा। अभी तो पढ़ ही लेते हैं। सो आयनिक इक्विलिब्रियम की सबसे पहले शुरुआत इस तरह से होगी कि भाई एसिड और बेस क्या होते हैं, राइट। हम बचपन से जानते हैं कि एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, जैसे HCl। स्टूडेंट से पूछो कोई एसिड का एग्जाम्पल दो, तुरंत एग्जाम्पल आएगा सर HCl। फिर पूछे और कोई एग्जाम्पल दो तो दूसरा स्टूडेंट बोलेगा जी H2SO4। और इस तरह से धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे ज़ुबान पर आते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन एसिड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, जानते हैं और इनसे हम बहुत फेमिलियर भी हैं। सो एसिड्स हुए HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। और एक है सिरका, ज़रा ध्यान से देखिए, ये है सिरका, यानी जो पिकलिंग में काम आता है या कई बार किसी ग्रेवी में भी ऐड किया जाता है, विनेगर कहते हैं इसको। सो दैट इज एसिडिक एसिड। उसके बाद कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज जस्ट डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलती है तो वो ये रूप ले लेती है। अब ये जो BF3 है इसको भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो पहले एसिड को पूरा देख लेना ज़रूरी है। साइंस या केमिस्ट्री एसिड किसे कहती है? तो अगर सबसे बेसिक बात पकड़ी जाए तो भाई ये जिनमें H+ निकलेगा, जो H+ को अपने में से बाहर फेंक देंगे, प्रोटॉन, उसको वो चाहे पानी में ऐसा करें या किसी और मीडियम में करें, यानी अर्हीनियस थ्योरी से सोचें कि ब्रॉन्स्टेड से H+ निकलना ज़रूरी है, राइट। तो H+ रिलीज करने वाले हुए एसिड। अब एक साइंटिस्ट और आए, लुइस। उन्होंने एसिड बेस की जो थ्योरी है वो बॉन्डिंग लेवल तक पहुंचा दी और ये कहा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो वेकेंट ऑर्बिटल को सप्लाई करता है, जो लोन पेयर को रिसीव करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, जैसे कि BF3 एग्जाम्पल आप देख रहे हो, या कई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जैसे फास्फोरस के हैलाइड्स, सल्फर के हैलाइड्स, जिनमें ऑक्टेट तो भले ही पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी खाली डब्बे ऑर्बिटल रहते हैं, तो वो उनमें लोन पेयर रिसीव करते रहते हैं, तो उन्हें भी एसिड कहा गया, राइट। तो BF3 इज एन एसिड फॉर अस। तो ये हुई हमारी एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम की नज़र से हम BF3 को तो ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। ये तो आपके बोरॉन ग्रुप में या कभी ऑर्गेनिक में लुइस एसिड के रूप में आए कैटलिस्ट बनकर, तो हमारे लिए तो वही एसिड हैं जिनमें H है। अच्छा, एक बात और ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये भी H है और ये भी H है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, खास तौर से ऑर्गेनिक में, कि भैया कौन सा H+ रिलीज होगा। तो जी ये वाला H रिलीज होगा, वो नहीं, तो सारे H रिलीज नहीं होते। नहीं तो अगर आप पहली बार एसिड पढ़ो तो आप इसे 4 प्रोटॉन वाला, यू कैन कॉल इट ए टेट्राप्रोटिक एसिड। जी नहीं, विनेगर इज मोनोप्रोटिक। एसिड्स को हम उनकी प्रोटिसिटी या बेसिसिटी से इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारा ये HCl है, HCl हमारे स्टमक में भी होता है, इसे गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, डाइजेशन में काम आता है। कई बार देखा होगा अगर हमें बैड डाइजेशन हो जाए तो थोड़ा वॉमिट की फीलिंग आती है तो गले में जलन होती है, ये वही एसिड है जो ऊपर उठता है। ये हमारा H2SO4 है, इसमें 2 H+ टूटेंगे तो ये डाइप्रोटिक हुआ।
HNO3 तो आप देख ही रहे हो भैया, एक लौता H+ है। ये जो कार्बोनिक एसिड आप देख रहे हो, इसमें 2 H+ तो हैं, लेकिन ये एक झटके में नहीं निकलते, ये वीक एसिड है। वीक एसिड तक अभी हम बाद में ही पहुंचेंगे, अभी तो आप जस्ट एसिड के नज़र से देखिए। अब इधर आ जाइए, बेस। तो H+ अगर एसिड है तो बेस हुए OH-, राइट। तो OH- में OH- को अपने अंदर से रिलीज करने वाले, यानी जो वाटर के अंदर OH- रिलीज करें, जैसे अल्कली मेटल के सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। LiOH, NaOH जिससे कास्टिक सोडा कहते हो, KOH जिसे कास्टिक पोटाश कहते हो, इस तरह से आप सीजियम तक चल सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा देख लीजिए अल्कलीन अर्थ मेटल, इसमें बेरिलियम को छोड़ देना भाई, क्योंकि बेरिलियम भले देखने में तो BeOH है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एम्फोटेरिक है। तो मैग्नीशियम से शुरू करें, MgOH, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटासिड है। अब चूंकि बेस है तो एसिड की दवाई के रूप में काम आएगा। फिर एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज यूज इन वाइट वॉश, सो दैट इज मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है। तो इस तरह से अल्कलीन अर्थ मेटल के बेस हैं, बट इसमें 2 बार OH है, तो इन्हें हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस, राइट। अब एक खास चीज देखिए, अमोनिया भी बेस है, लेकिन अमोनिया में कोई OH नहीं है। तो यहां ब्रॉन्स्टेड थ्योरी काम आती है कि अमोनिया में लोन पेयर है और वो किसी H+ को पकड़ सकता है। तो H+ को लपकने वाले, H+ को कैच कर लेने वाले बेस होंगे, लेकिन कैच करने के लिए उनके पास एक चीज होनी जरूरी है। H+ रहा इलेक्ट्रोफाइल, तो उसे कोई तभी पकड़ सकता है जब वो उसे लोन पेयर दे। तो लोन पेयर डोनर हो गए बेसिस। तो लुइस ने ये कहा कि लोन पेयर देने वाले बेसिस हैं, और ब्रॉन्स्टेड ने कहा प्रोटॉन को पकड़ने वाले बेसिस हैं। तो आप देख रहे हैं लुइस की थ्योरी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में ज़्यादा यहाँ काम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अपने को अरीनेस तक ही रहना है। H+ देगा तो एसिड, OH देगा तो बेस। तो जैसे मैं कह रहा था, अमोनिया एक बेस है, बट दिस इज अ बेस अकॉर्डिंग टू द लुइस एंड ब्रॉन्स्टेड। लेकिन जब अमोनिया पानी में नहा लेता है, अमोनिया पानी में स्नान कर लेता है, जलमग्न हो जाता है, तो बना लेता है NH4OH। अब इसमें आप देख रहे हो ये नजर आ रहा है, तो इसमें क्लियरली OH- दिख रहा है। अब इससे आप अरीनियस बेस कह सकते हो। एसिड हो गए, बेस हो गए। कुछ जरूर ऐसे होते हैं जो दोनों पार्टियों में सरकार बनाने चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फो मतलब दोनों लक्षण, और टेरिक मतलब प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हमारा जो जल है, जो जीवन ही है, वही हमारा एसिड भी है, बेस भी है। इसे देखने का बड़ा आसान तरीका है, आप पानी के 2 टुकड़े करके देखो, तो पानी हमेशा कुछ आयंस में टूटेगा। ये जो यहाँ लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि सारा ही पानी टूट गया, बहुत कम, नाम मात्र, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में उस छोटी सी मात्रा को ही पढ़ा जाता है। तो पानी अपने आयंस के साथ एक इक्विलिब्रियम में रहता है, और वो 25 डिग्री पे हम स्टडी करने वाले हैं। बट सबसे पहले एक चीज़ देखनी होगी कि पानी अगर 1 लीटर हो, राइट, इफ वाटर इज 1 लीटर, तो उसमें जितने भी मोल वाटर होगा वो उसकी मोलैरिटी यानी एक्टिव मास हो जाएगा। तो आप पहले ये याद रख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन वाटर इज दिस 1000/18, सो यू प्लीज मग दिस अप 55.55। तो ये चीज़ आपके माइंड में छप जानी चाहिए, तभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ पाएंगे। अब एक चीज़ और, जब पानी अपने आयंस में टूटता है तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये जो वैल्यू है, अगर हम डिनोमिनेटर में वाटर को ना रखें, यानी दिस इज आयनिक प्रोडक्ट H+ मल्टीप्लाइड बाय OH-, तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया आयनिक प्रोडक्ट है 25 डिग्री पर, याद रखिए 10⁻⁻14 होगी। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हो वाटर में न्यूट्रलिटी है। यहाँ पर जो मैं न्यूट्रल कह रहा हूँ, ये पानी के लिए एसिड बेस की नज़र से न्यूट्रल भी है, लेकिन मैं अभी चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो जितने कैटायन होंगे उतने ही एनायन भी होंगे, क्योंकि प्लस जितने उतने माइनस, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 होगा। अब पानी कोई चार्ज थोड़ी होता है, तो जितने H+ उतने OH-। तो इन दोनों को अगर मैं x मान लूँ, तो x मल्टीप्लाइड बाय x हो गया ये, यानी x² हो गया 10⁻⁻14।
अब आप स्क्वायर रूट लेना तो जाना थी हो कि 10⁻⁻14 का स्क्वायर रूट 10⁻⁷ आएगा। ठीक, तो यहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक नई बीमारी आने वाली है, पीएच। क्यों, पहले इसका रीजन समझिए। आप एक चीज गौर से देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन, खासतौर से H+ की मैं बात करूं, H+ के कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वो अरबों खरबों लेवल पर आने वाले हैं। मतलब हम 1 मोलर H+ भी बना सकते हैं, हम 1 मोलर OH- भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को पकड़ूं तो 1 मोलर H+ और 1 मोलर OH- के लिए कितना बड़ा चेंज है, तो 10 की पावर में 14 का चेंज आता है। तो इस बड़े चेंज को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री ने एक स्केल बनाया, लॉगरिथमिक स्केल। अब दूसरी समस्या, क्योंकि 10 की सारी पावर नेगेटिव है, माइनस वाली है, तो उस लॉग को माइनस के साथ यूज किया गया और उसे नाम दिया गया पीएच। पीएच को ग्रीक लेटर से उठाया गया है पोटेंस। पोटेंस मतलब उसकी ताकत, उसकी शक्ति, तो दैट इज कॉल्ड पीएच। तो इसमें H+ नहीं लिखा जाता, इट इज ऑलवेज कॉल्ड पीएच। तो यदि आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला, तो यू विल गेट 7। अब एक चीज देखिए, अगर आपको H+ दिया हो तो उसका लॉग ले लो और उसमें माइनस लगा दो तो पीएच आ जाए। लेकिन कई बार सवाल उल्टा भी बन जाता है कि पीएच दिया हो तो H+ पूछा हो, तो कुछ भी नहीं करना, पीएच को 10 की पावर में माइनस साइन के साथ रख दो। आप तो सीधी सीधी एक बात रट लो, पीएच अगर 7 है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 है, तो पीएच 2 होगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 10 की पावर -2। अगर pH 3 होगा तो H+ कितना होगा, 10 की पावर -3। ये सारी गणित आप मैथ्स में कर सकते हो, राइट। अब आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आएंगे लॉग, तो मैं कुछ लॉग वैल्यू लिखवा दूं। 2 का लॉग याद कर लो बच्चों 0.30, 3 का लॉग याद कर लो 0.48, 4 का लॉग याद कर लीजिए 0.60, 5 का लॉग 0.70, 6 का लॉग 0.78, 7 का लॉग 0.84, 8 का लॉग 0.90, 9 का लॉग 0.96 और 10 का लॉग 1। तो ये सिंगल डिजिट के लॉग आपको पीएच निकालने में हेल्प करेंगे। इन्हें तो रट लीजिए, मैथ्स में आप भले ही लॉग पढ़ते हो बट ये चीज़ आपको तुरंत आनी चाहिए, ठीक। तो ये कहानी रट गई। 25 डिग्री पर ये सारी गाथा है। अगर कोई जरा सा सवाल पूछे कि भाई पानी को गर्म कर दें तो क्या होगा, आप सीधा सीधा जवाब दे दो, ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, गर्म करने से फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो 10 की पावर -7 से बढ़ के 10 की पावर -6 हो सकता है, तो पीएच घट जाएगा। यानी गर्म पानी का पीएच 7 नहीं 6, 6.5 जो भी हो, 7 से कम होगा, राइट। अब आइए एसिड बेस का स्केल बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा 10 की पावर 1 से 10 की पावर 14 के माइनस साइन के साथ वेरिएशन रहेगा। तो पीएच में आप देखेंगे 1 से 14 का स्केल है, जिसमें ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो ये न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं कर रहा। तो इधर पूरा है रेड। रेड इसलिए लिया है मैंने कलर क्योंकि एसिड लिटमस को लाल बना देता है। और इधर ब्लू किस लिए लिया है, क्योंकि ब्लू लिटमस में बेस लिटमस को ब्लू कर देता है। तो हम इसको अपनी बेसिक साइंस से जानते हैं। अब ये न्यूट्रल है तो 7 हुआ। कुछ पीएच का अंदाजा लगाइए। चाय कॉफी का पीएच 5 से 6 के आसपास, नींबू रस का 4 के आसपास। हमारे स्टमक जब उसमें डाइजेशन हो रहा होता है, खाना पच रहा होता है, तो HCl इतना हो जाता है कि पीएच करीब करीब 2 पहुंच जाता है। बेस में आ जाओ, ब्लड का पीएच 7.3 के आसपास है। हमारे आंखों के पानी यानी आंसुओं का पीएच भी 7.34 के आसपास है। साबुन डिटर्जेंट का पीएच भी 7, 8, 8, 9, 10 के आसपास होगा, डिपेंडिंग अपॉन करता है आप कौन से डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं। अब आइए एक सवाल कर लेते हैं। आपके सामने 2 एसिड के क्वेश्चन है और एक बेस का। एसिड में तो आप क्या करना, H+ की वैल्यू निकाल लेना और सीधा यहाँ पटक देना, ठीक। बेस में क्या करना, OH निकाल लेना,
इस फॉर्मूले में आ जाना और फिर H प्लस निकाल के सॉल्व कर लेना, जिसका ऑल्टरनेट मेथड भी अब देखेंगे। तो ट्राई करो भाई। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो तोड़ दो। अब HCl अगर टूट गया तो H प्लस कितना बनेगा, 10⁻³ मोलर। तो pH कितना हो जाएगा, 3। ये तो बड़ा सिंपल था। इसे तोड़िए तो इसमें 2 H प्लस निकलेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, कितना, 2 10⁻²। अब आप pH लीजिए तो यहाँ पे दो नंबरों का मल्टीप्लाई है, एक तो log2 आएगा और ये आएगा log इसमें, तो इसका log बन जाएगा नेगेटिव साइन हटाने के बाद 2 और इसका हो जाएगा log2 यानी 0.3। तो 0.3 घट जाएगा तो आंसर आएगा 1.70। तो ये इसलिए हुआ कि H2SO4 में 2 H थे। अब आप तीसरे को ट्राई कीजिए, इसे तोड़िए। इसे आप तोड़ेंगे तो OH माइनस कितना मिलेगा आपको, 1/3000। यस। अब आप इस फॉर्मूले में रख दो तो H प्लस कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ले जाएंगे तो दैट विल बी 3 × 10⁻11। अब आप pH लीजिए, 11 आ जाएगा नीचे, माइनस हट जाएगा, log 3 माइनस में चला जाएगा तो 11 माइनस 0.48, वो log की वैल्यू यहाँ से उठा ली, दिस इज 10.52। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है मेरे पास, आप यहाँ से POH ले लो। जैसे आपने pH लिया तो POH ले लो, तो इसको पहले पलट दो माइनस साइन की वजह से और log OH कर दो, सो दैट विल बी 3.48। अब आप एक काम कीजिए, pH के लिए pH और POH ये जुड़ के 14 हो जाएंगे, तो pH आ जाएगा 14 माइनस 3.48, तो यू विल स्टिल गेट 10.52। तो इस तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत की जा सकती है और इसको अब हम टफ केसेस में आगे ले जाएंगे। अच्छे से रिवाइज कर लो सब।